नमस्कार और स्वागत है आपका बैकग्राउंड डर के इस एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। किस तरीके से सीपीआईएम की विचारधारा इंडिया पहुंची, किस तरीके से मार्क्सिज्म इंडिया पहुंचा, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया गया, यानी कि सीपीआई बना, फिर उसका डिवीजन हुआ। फिर किस तरीके से बंगाल में, केरला में उनकी सरकार बनी, किस तरीके से सरकार गई, और अब लगभग 10-12 साल हो चुके हैं जिसमें उनकी सरकार पावर में नहीं आई है। तो क्या फ्यूचर में ये लोग वापस आ सकते हैं? ये सब कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात बताना ज़रूरी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेपी की एक खास आइडियोलॉजी है, सिमिलरली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक खास आइडियोलॉजी है, और उनके आइडियोलॉग थे कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म, he didn't like capitalism, and he used to say that capitalism is so exploitative that the worker will stand up and will throw the ruling class out of power, which means armed rebellion of the working class, which he used to call as proletariat. And the ruling class, उसके लिए खास नाम था जिसका नाम था bourgeois. So bourgeois and proletariat, that was Karl Marx's division. He said there was no caste, no creed, no religion. There are only two things: ruling class and working class. एंड धीरे धीरे जैसे यूरोप में ये आइडियोलॉजी आई, वहाँ से ये आइडियोलॉजी इंडिया पहुँची, और इंडिया में काफ़ी कम्युनिस्ट खड़े हुए। उनमें से एक कम्युनिस्ट थे BT राणादेव। अब आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हार क्यों रही है, इसके लिए आपको BT राणादेव जैसे लोगों की मेंटालिटी को समझना होगा। BT Ranadiv was one of the classic radical people. He believed in this armed struggle thing. और BT Ranadiv सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ काफ़ी सारे कम्युनिस्ट थे, जैसे कि ज्योति बासु, जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20-25 ईयर्स, और गाइज लाइक नंबूरीपाद, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर। तो इन लोगों में ये डिफरेंस था कि नंबूरीपाद एंड ज्योति बासु वर वेरी pragmatic. They believed in the ideology of Karl Marx and they were proud Marxist, but they knew that in India the armed struggle thing might not work. They believed that, it has to be a parliamentary democracy and elections करने होंगे और elections में हमें जीतना होगा. But guys like BT Rana, they were so radical. They felt कि नहीं भाई, हमें तो यही आइडियोलॉजी चाहिए. Anything which digresses from what Marx is saying is completely bullshit. So he wasn't happy with that and he was the radical faction. And बाद में इन्हीं की वजह से कम्युनिज्म में स्प्लिट हुआ. बट टिल 1957 के टाइम ज्योति बासु नंबूरीपाद जैसे लोगों को समझ में आ गया था कि भाई राणादेव वाली आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी, इट्स टू ऑर्थोडॉक्स, वी हैव टू चेंज. फिर एक और स्प्लिट हुआ, CPIM बना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. यही CPIM पार्टी ने इलेक्शन लड़े और यही पार्टी पावर में आई, पहले तो एज अ पार्ट ऑफ अ कोलिशन इन केरला एंड बंगाल, और बाद में 1977 में, इन 1957 द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली केम टू पावर इन केरला. और उसके बाद दे लॉस्ट पावर ऑल्सो टू देयर ऑपोजिशन 5 साल लेटर. बट बंगाल में 1977 में लोग पावर में आए और वहाँ से नहीं हटे. टिल 1977 टू 2010 बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, और इस 30 साल में उन्होंने बंगाल का बंटाधार कर दिया. बड़ी दुख की बात है कि कम्युनिज्म को बड़े परवर्टेड तरीके से मार्क्सिज्म को इन लोगों ने अडॉप्ट किया. और हम सबको पता है दे वर सो रिजिड, दे वांटेड टू गो बाय द बुक, एंड इन डूइंग सो दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द स्टेट. वेस्ट बंगाल के मुकाबले केरला में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, कि काफ़ी सोशली प्रोग्रेसिव स्टेट केरला बना इसी वक्त. बट अगर आप बंगाल जाओगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बंगाल में कितनी गरीबी है, कितने कारखाने उस वक्त तबाह किए गए, बर्बाद हुए, कितने लोग सड़क पे आ गए, और ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के अंडर हो रहा था, अंडर ज्योति बासु के अंडर हो रहा था. एंड इट रियली शोज दिस ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट
दैट कि जो मार्क्स ने बोला वही होगा। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री इज़ अ डाइवर्स कंट्री, वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम। डेफिनेटली मार्क्सिज्म आपका आइडियोलॉजी हो सकता है, बट यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक टू रन अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ कम्प्लीटली डाइवर्स। मार्क्सिज्म यूरोप में आया और उसको आप A to Z यहाँ पे नहीं बैठा सकते, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, आपको वीक करना पड़ेगा। अगर आप RSS को भी देखो, RSS, लॉट ऑफ पीपल से दैट RSS इज इंस्पायर्ड बाय नाजिज्म और वाइट सुप्रीमेसी, बट दे नो कि भाई इंडिया में कास्ट कल्चर है और इंडिया में सर्टन कास्ट रियलिटीज है, एंड वी हैव टू ट्वीक आर आइडियोलॉग्स और आइडियोलॉजीज। बट CPIM ने ऐसा नहीं किया। CPIM आँख बंद करके वो उठा के उनको A to Z चाहिए, तो A to Z करने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें करी। उन्होंने कुछ कुछ अच्छी चीज़ भी करी, जैसे कि उन्होंने जब वो पहली बार पावर में आए, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बंगाल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने डेफिनेटली पीजेंट्स के लिए, जो किसानों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद में इनके वर्कर्स जो थे वो गुंडागर्दी करने लगे। इन्होंने वोट बूथ कैप्चर किया, उसके बाद पुलिस इनके अंडर आने लगी। इन्होंने एकेडेमिया में अपने लोग बैठाए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वॉज वन ऑफ द बेस्ट, सॉरी। और वहाँ पे लेफ़्ट में अपने लोग बैठा है, लेफ़्ट ने वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बदला। और जिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, यहाँ पे मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर काफ़ी बड़े बड़े लोग थे जिन लोगों को वहाँ से लात मार के भगाया गया, बिकॉज दे वर लिसनिंग, they were very independent, they use their own mind, they use their own heads। और ये चीज़ लेफ्ट को, यानी कि CPIM को उस टाइम पसंद नहीं थी। वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी अंडर ज्योति बसु ये सब चीज़ कर रही थी। अब इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उन्हें ये बात पता था कि नहीं पता था, बट ऑब्वियसली एज ए हेड ऑफ स्टेट आप ये एज्यूम करते हो कि आपको पता होता है कि आपके अंडर गवर्नमेंट क्या कर रही है। और लेफ्ट के अंडर ये गुंडागर्दी शुरू हुई, बड़े बड़े कारखाने बंद किए गए, बड़े बड़े लोगों से हफ्ता वसूली की गई। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको कार से निकाल के खींचते हुए लेफ्ट के कार्यकर्ता ले गए, और उसके बाद वो कलकत्ता छोड़ के निकल दिए। तो बहुत नुकसान हुआ स्टेट का। और एक और स्टोरी है कि भाई आज बैंगलोर इतना बड़ा IT कैपिटल है क्योंकि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया, लेकिन ज्योति बासु के पास खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहुंच गई थी। कोई फॉरेन की कंपनी वहाँ गई थी, उन्होंने पूछा था कि हम यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ज्योति बासु बीइंग अ क्लासिक मार्क्सिस्ट सेट कि नहीं भाई, अगर आप कंप्यूटर लेके आते हो तो हमारे लोगों को क्या होगा, उनकी जॉब चली जाएगी। तो दिस वॉज ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट कि भाई इनसिक्योर, कि भाई नहीं हमारे लोगों को क्या होगा। इस वजह से आज अगर आप कलकत्ता जाते हो, अगर आप गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, एंड यू लैंड इन कैलकाटा, यू क्लियरली सी द डिफरेंस इन एटीट्यूड इन द पीपल, यू क्लियरली सी द डिफरेंस इन ह्यूज बिल्डिंग। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद कैलकाटा का रहने वाला हूँ। पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम के चलते मैं कलकत्ता में रहा, और मैंने वहाँ की हालत देखी है। और लोग आज भी बहुत गरीब है। ऑब्वियसली वहाँ की खेती बाड़ी, और इट्स ग्रीन एंड इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, एंड द स्टेट, स्टेट में कुछ तो बात है, लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स केम फ्रॉम देयर। बट अगर आज वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई है तो उसके पीछे CPIM का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे लगता है CPIM का बहुत बड़ा हाथ इसलिए था बिकॉज उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स थे, दे टुक मार्क्सिज्म A to Z। उन्हें ये समझना चाहिए था कि इंडिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री और हमें अपने रूल्स को ट्वीक करना होगा। और थोड़ी और अगर मैं उनके डिसएडवांटेज या उनकी गलत चीज़ों की बात करूँ, तो उन्होंने एजुकेशन में भी बहुत गंदा काम किया। एजुकेशन में इंग्लिश पहले पढ़ाई जाती थी, उसको बंद कर दिया CPIM ने उन चीज़ों को बंद किया। उसकी वजह से जो युवा भी काफ़ी जो है एक फंस के रह गया बंगाल की बाउंड्रीज में। आज भी अगर आप जाओगे बंगाल में, जैसे कि मैंने खुद देखा है, गरीबी है और लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। दे आर लाइक, एंड दे, सम ऑफ देम आर लाइक, एटीट्यूड में उनका बहुत गलत है। दोपहर को लोग काम नहीं करते, सोने चले जाते हैं। और आई थिंक इसके पीछे लेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। दिस एटीट्यूड ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, वी शुडंट वर्क। हाँ, मुझे लगता है ये सब चीज़ें लेफ्ट के अंडर आई, CPIM के अंडर आई। और वेस्ट बंगाल की दुर्गति में बहुत बड़ा पार्ट CPIM का था। और आगे भी ये चीज़ एकदम अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंची 2011 में, जब ममता बनर्जी की सरकार आई और लोगों ने उन्हें दे वोटेड देम आउट ऑफ द पावर इन 2011।
तो अब बात आती है कि इनका फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है लेफ्ट का थोड़ा बहुत फ्यूचर तो है, क्योंकि ऑब्वियसली 2011 में नहीं था, बट 2021 में मैं वहाँ था जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे। और मुझे लगता है लेफ्ट थोड़ा बहुत धीरे धीरे कम बैक करेगी। उसकी रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने लोग साइंटिफिक होंगे, वो लोग लेफ्ट ऑफ सेंटर हो जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में मैंने अब तक आपको सब गलत बातें बताई है, अब उनको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ। लेफ्ट के पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी बात होती है कि वो लोग करप्ट नहीं होते। अगर करप्शन होता भी है तो वो उस स्केल पे नहीं होता जिस स्केल पे टीएमसी के नेता फंसते हैं या फिर बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता फंसते हैं। अगर आप देखोगे सुरेश कलमाडी या फिर दयानिधि मारन और जो भी है, इन लोगों ने 100-200 करोड़ के स्कैम किए। लेफ्ट के नेता के स्कैम इतने बड़े नहीं होते। लेफ्ट के नेता बहुत मॉडेस्ट होते हैं। आप उनके घर में जा सकते हो, बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आपको एक पल के लिए लगेगा कि भाई क्या ये पॉलिटिशियन है। बट होते हैं। सीपीआईएम के एक नेता हुआ करते थे कॉल्ड मानिक सरकार, जो त्रिपुरा के सीएम थे। आप उनके घर कभी भी जा सकते थे और वो धोती कुर्ता पहने रहते थे। तो लेफ्ट का ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके नेता बहुत मॉडेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, उनकी छवि बहुत होती है, इजी टू एक्सेसिबल। सबसे बड़ी बात, रिलीजन के अंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आज बीजेपी के अंडर कितने ज़्यादा मुस्लिम्स पे अटैक्स होते हैं, लव जिहाद एंड ऑल दैट स्टफ। मैं ये नहीं बोलता कि लव जिहाद सही है कि गलत नहीं है, थोड़ा बहुत एविडेंस उसके भी हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। बट जिस तरीके से मीडिया कैप्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, लाइक मोदी मोदी मोदी, मोदी का ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा ये हो गया, या मोदी का अमेरिका में इतना बड़ा ये हो रहा है, वी ऑल नो इट्स नॉट ट्रू। वी ऑल नो दैट। वी ऑल नो किस तरीके से SIT ने क्लीन चिट दी। वी ऑल नो, लाइक, now I don't know about SIT stuff, but there are some reportage in some of the magazines which clearly say that, it was manipulated. So I am not saying this is my opinion, but some reporting does prove it. So इस तरह की चीज़ें लेफ्ट में नहीं है। दे वेरी सिंपल पीपल, वेरी साइंटिफिक पीपल। रिलीजन के नाम पे वहाँ पे कोई बदमाशी नहीं होती, रिलीजन के नाम पे वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। 1984 में जब सिख राइट्स हो रहे थे पूरे इंडिया में, सिखों को मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था, पर कलकत्ता में ये सब नहीं हो रही थी अंडर लेफ्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मॉडेस्ट है, रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं होता वहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि जैसे आज हिंदुज़म, हिंदुत्व के नाम पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैल रहा है कि भाई आप पूजा मत ये करो, अगर आपका मुंह अगर आप पूर्व की दिशा में करके सोओगे तो आपका कुछ हार्मोन ये हो जाएगा। ये सब बकवास लेफ्ट अलाउ नहीं करता। उसके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी बात है। और ऑल्सो सिर्फ रिलीजन पे भी नहीं, ये लोग जेंडर के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इनकी पार्टीज़ में काफ़ी बड़े बड़े विमेन नेता हुए हैं। काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है। लेफ्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है शुरू से। और चूँकि कार्ल मार्क्स के बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कार्ल मार्क्स was one of the scientific people. He never believed, he was a materialistic. He never believed कि कोई चीज़ अगर है तो वो मेरे सामने होनी चाहिए, अगर कोई चीज़ बाहर है तो वो नहीं हो सकती। जैसे कि वो सीधा कहता था कि भगवान नहीं होता क्योंकि भगवान मुझे दिखता नहीं है। सी वो द स्टॉज मटेरियलिस्ट। और मार्क्सिज्म जब CPI में बचा तो CPI नेता उसके उन लोग उसकी तरह बने। दे क्लियरली सेट कि भगवान कुछ नहीं होता, जो भी है सामने। दे डिडंट बिलीव इन रिलीजन, दे डिडंट बिलीव इन गॉड, दे वर मॉडेस्ट, दे वर साइंटिफिक, दे वर सोशली वेरी प्रोग्रेसिव। और सोशली प्रोग्रेसिव थे केरला के CPI, एंड दैट इज़ वाई केरला में आज काफ़ी लिटरेसी रेट है। पर लेफ्ट ने अपने लोगों को एकेडेमिया में बैठाया, ये तो है। दैट इज़ ट्रू। सम ऑफ दिस राइट विंग हिस्टोरियंस जो आपको बताते हैं, देयर आर लॉट ऑफ राइट विंग चैनल्स ऑन यूट्यूब विच से दैट कि लेफ्ट ने अपने लोग एकेडेमिया में बैठाए। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये चीज़ केरला में भी हुई, ये चीज़ वेस्ट बंगाल में भी हुई। लेफ्ट ने एकेडेमिया में लोग बैठाए, हिस्टोरियंस अपने बैठाए, तो ये तो लेफ्ट ने किया। हाँ, बट मुझे लगता है लेफ्ट का फ्यूचर में स्कोप है, क्योंकि जब मैं कैलकाटा में था मैंने देखा पढ़े लिखे लोग जो थे, कुछ यंग लोग जो स्पेशली कॉलेज के लोग जो थे, दे वर ऑल सपोर्टिंग लेफ्ट। दे क्लियरली सेड वील वोट फॉर CPIM। हाँ, CPM और CPIM, मुझे पता नहीं उसके बाद भी CPIM जीत भी नहीं पाया कैलकाटा में, क्योंकि बंगाल में जो है ममता बनर्जी जीती और उसके बाद BJP वॉज द सेकेंड द ऑपोजिशन। बट लेफ्ट जीत नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है लेफ्ट वापस आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से BJP is doing politics, polarizing politics, it's disgusting,
एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि तीन ही ऑप्शन है. ममता बनर्जी इज करप्ट. ममता बनर्जी इज नॉट करप्ट. हिज नेता द करप्ट. द स्कैम दे आर डूइंग इज करप्ट. सो ऑब्वियसली वो एक रोल पे जिसकी वजह से people will leave, will no longer vote for TMC, some of the people. And some of them who are like Bengali Bhodro log will not go for BJP because obviously BJP has become too polarizing. It's too much Hindu, Muslim, India, Pakistan. We clearly know these are not the real issues. तो ऐसे में ऑप्शन क्या है बंगाल के लोगों के पास? वो है लेफ्ट, CPIM. और अगर मुझे लगता है CPIM पावर में आती है और अगर थोड़ा सा खुद को ट्वीक करती है, यानी मार्क्सिज्म आप लाओ लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसे ट्वीक करो, है ना, जो काम के मुद्दे वो करो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल दैट आर्म स्ट्रगल एंड बुलशिट, तो मुझे लगता है CPIM के बंगाल में अच्छा करेगी. CPIM की एक पार्टी ऑलरेडी केरला में है. त्रिपुरा से वो लोग गायब हो गए, वी डोंट नो. बट अगर बंगाल में अच्छा ये लोग गवर्नेंस देते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी लेफ्ट आ सकती है. बट वही है कि लेफ्ट के लोगों को समझना होगा कि दे आर आउटडेटेड. आज लेफ्ट की कोई औकात नहीं है, इसीलिए क्योंकि they are still very much living in the old times. They have to change themselves. They have to tweak themselves before they can come to power. एक और रीज़न मैं ये कहना चाहूँगा कि लेफ्ट बंगाल में क्यों आया, it's religion. Religion pushed people towards communism here in India. रिलीजन के नाम पे दंगे हुए 47 में, और उस चीज़ों ने वहाँ के जो यंग बंगाली लोग थे उसको बदल के रख दिया. आगे चल के यही बंगाली कम्युनिस्ट बने, इनके बच्चे कम्युनिस्ट बने, और इनको उसी तरीके से, मैं नहीं बोलूँगा ब्रेन वॉश किया गया, पर इन्हें जो कन्विंस किया उन्होंने इन्हीं चीज़ ने किया कि भाई रिलीजन के नाम पे दंगे हो रहे हैं, भाई लोगों को मारा काटा जा रहा है, हमारे लोगों को, और इस चीज़ों ने बदल के रख दिया. एक बहुत बड़े फेमस बंगाली एक्टर थे कॉल्ड सौमित्र, और आज भी कितने बंगाली एक्टर्स हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज कम्युनिस्ट. उनका बेसिक रीज़न यही है कि भाई रिलीजन के नाम पे दंगे कैसे हो गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे कैसे हो रहे, जबकि हमारा देश गरीब है, हमें खुद को गरीबी से निकालना है, पढ़ाना है लोगों को, ये हमारे प्राइम रीज़न होने चाहिए, जबकि हम दंगे कर रहे हैं. और आज बीजेपी वही कर रही है. आज बीजेपी दंगे पे दंगे कर रही है, दंगे पे दंगे नहीं कर रही है, पर ये सब चीज़ आप फैला रही है, पोलराइज कर रही है. बीजेपी नहीं तो उनके दूसरे दल, बजरंग दल और RSS नहीं तो बजरंग दल जैसे चीज़ें कर रहे हैं लोग. और यही आप एज अ साइंटिफिक पर्सन, एज अ रैशनल पर्सन आपको पूछना चाहिए, भाई हमारा देश कितना गरीब है, आज भी कितना गरीब है. तो हमारा एम होना चाहिए कि हम खुद को गरीबी से निकालें, ना कि रिलीजन के नाम पे दंगा करें. और मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, दे विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज TMC इज़ करप्ट. तो अब कोई ऑप्शन बचता नहीं. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं. बट अगेन if you look back at left and then the leaders they have right now, they don't have any prominent faces, unlike BJP जिन्होंने मार्केटिंग करके अपने नेता बनाए हैं, मोदी जी को बनाया है, अपना नाम बनाया है. लेफ्ट doesn't even do that. तो बहुत सारे लोग हैं, at the end of the day marketing sells, and if they don't do marketing they won't be sold and people will again vote for BJP. पर मेरे जैसे लोग भी हैं जो अच्छा खासा रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लेफ्ट के कुछ नेता है, दे जस्ट लाइक दैट, दे नॉर्मल पीपल, दे हैव वाइव्स, दे हैव किड्स, दे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग हैं भाई. आपको क्लियरली पता है कि इनकी तरफ से कोई बकवास नहीं होगा. जैसे नरोत्तम मिश्रा हो गए MP के CM, उनकी चल रही है कि दीपिका पादुकोण क्या कपड़े पहन रही है, कम से कम ये बकवास तो नहीं होगा लेफ्ट के साथ, इतना तो हमें यकीन है. या CPIM के साथ. पर CPIM को अपनी छवि बदलनी होगी. CPIM को थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, प्रैग्मेटिक होना होगा. उनको देखना होगा भाई कि क्या रियल इश्यूज हैं. तो अगर मैं बात करूं कि सौमित्र जी की बात करूं या फिर जो उस टाइम के लोग थे, वो लेफ्ट में इसलिए गए, CPIM में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने वो दंगे देखे. और ना सिर्फ वो CPIM में गए, उन्होंने अपने बच्चे को भी वैसा बनाया. मेरे बहुत सारे अंकल है वे बंगाल में who are touching 60, they are from that generation, and उनको स्टूडेंट चूँकि एकेडेमिया में लेफ्ट है उसकी वजह से जो स्टूडेंट नहीं वहाँ बनी, मैक्सिमम लोग लेफ्टिस्ट निकले स्कूल से, कॉलेजेस से. अगर आप JNU से बात करो, JNU से लेफ्टिस्ट इसलिए निकलते हैं, तो इसलिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा लेफ्ट को या CPIM को कि उन्होंने वो स्ट्रक्चर क्रिएट करा कॉलेजेस में.
जहाँ पे वो लोगों को रिक्रूट करते थे और उन्हें लेफ्टिस्ट बनाते थे, उन्हें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसाते थे. SFI कॉल्ड स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ ह्यूज community, has a huge community in Calcutta colleges or in Delhi colleges or in bade colleges. There used to be Congress student wing and there used to be there. And मेरे बहुत सारे uncles थे, even my lot of my close relative were part of SFI. और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजन के नाम पे जो दंगे हुए 47 में 57 में, उन्होंने उसको पुश कर. मुझे लगता है कि आज भी लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे जितना यू क्लियरली सी दैट एवरीथिंग पुशेस अनदर. लाइक जब तक बीजेपी का पोलराइजेशन है, एसएफआई के लिए रिक्रूटमेंट होती रहेगी, क्योंकि लोग ऐसे रिलीजन को देखेंगे क्या बकवास हो रहा है, दे विल गो टुवर्ड्स एसएफआई. और सिमिलरली एसएफआई का भी जब तक बकवास चल रहा है, यानी कि भाई क्लास स्ट्रगल, आर्म स्ट्रगल, मैंने बहुत सारे एसएफआई के स्टूडेंट्स को भी देखा है, दे आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ टच. मुझे आज भी याद है, मेरे कुछ एसएफआई के फ्रेंड्स हैं. मैं एक जर्नलिस्ट था और बहुत सारे जर्नलिज्म में जो लोग आते हैं दे कम फ्रॉम लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड. अभी राइट विंग के काफ़ी लोग आने लगे, पर उस टाइम लेफ्ट, मतलब अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम 20-22 के जो लोग आपको मिल रहे हैं वो लोग लेफ्टिस्ट ही थे. और वो क्लियरली दे आर सेइंग लाइक 2022 में जब गुजरात टाइटंस IPL के फाइनल में पहुंचा, दे वर सेइंग लाइक मोदी ने ये कराया. तो क्लियरली देख सकते हो कि भाई SFI के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हवा में उड़ रहे हैं. तो जब तक SFI का ये चुतियाब रहेगा तो लोग बीजेपी ज्वाइन करते रहेंगे. दीज टू एग्जिस्ट एंड दीज टू, लाइक देयर इज राइट विंग कॉल्ड बीजेपी एंड देयर इज लेफ्ट विंग ऑफ CPIM. कंप्लीटली टू ऑपोजिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. जब तक ये दो आइडियोलॉजीज हैं, इट विल कीप पोलराइजिंग पीपल. Some of these people will join SFI just to see BJP, that this is they do caste, creed, religion. And some of people will watch at SFI and say they are elitist and they are leftist and they don't believe in religion. They want to create a classless society, and this will push people towards BJP. But my whole point of this podcast was to give you a brief description that how left came to power, why left lost power in Bengal, and what's going to be the future of left in the coming years. I do believe लेफ्ट का फ्यूचर है, बट लेफ्ट को मार्केटिंग करनी होगी. अगर वो मार्केटिंग नहीं करते, जैसे आज उनकी मार्केटिंग आप देखो, लेफ्ट का कोई भी बड़े नेता का नाम आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, मैं चुटकियों में उनका नाम बता सकता हूँ आपको, पर लेफ्ट का मैं एक भी नहीं बता सकता. एक या दो है, प्रकाश कराते में भी, सीताराम येचुरी, बट उसके बाद यू डोंट नो. लेफ्ट के बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी हैं, वी डोंट नो अबाउट. तो लेफ्ट को खुद को मार्केट करना होगा, लेफ्ट को चेंज करना होगा खुद को टू काउंटर बीजेपी, बिकॉज बीजेपी इज राइट नाउ हैव द मसल पावर, दे हैव द मार्केटिंग पावर, लेफ्ट हैज नन. बट आई डू बिलीव इन बंगाल लेफ्ट माइट मेक अ कमबैक, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे जो कार्डर है ना, वो लेफ्ट का ही है. बीजेपी के पास वो कार्डर नहीं है. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में. अगर आपको ये शो पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और पॉलिटिकल डिस्कशन करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. मेरा नाम है साइकल घोष. थैंक्स फॉर लिसनिंग.